मोनिका जैन हूँ, मैं एडिशनल प्रिंसिपल हूँ और साइंस ऑफ लाइफ एग्जीबिशन में अपनी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ इसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इस साइंस ऑफ लाइफ एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस, उसके साथ साथ प्रिवेंशन, उसके साथ साथ मैनेजमेंट डिजीज़ का हर डिपार्टमेंट में अपना अपना शोकेसिंग की है कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स बनाते भी हैं और पेशेंट की केयर भी करते हैं। तो पहले डिपार्टमेंट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो डॉक्टर्स बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, फिर मेडिसिन, सर्जरी जो पेशेंट केयर में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इन्हीं सभी लोगों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ बहुत ही एजुकेटिव प्लेटफॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है। जैसे दवाइयों के बारे में भ्रांतियाँ, जैसे कि फिजियोलॉजी में अपना ब्रेन कैसे काम करता है, अपने मसल्स कैसे काम करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में कि क्या न्यूट्रिशन किस एज को लिए अच्छा है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में कोविड एरा में कैसे कोविड की सैम्पलिंग हुई थी, इनको पेशेंट्स को बहुत इंक्विजिटिवनेस रहती है कि कैसे हमने पेशेंट को सैंपल किया था। यहाँ पर ट्रेनिंग से संबंधित ये है कि CPR देना सिखा रहे हैं कि मान लो सड़क पे कोई पेशेंट, कोई आपका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी सांस नहीं आ रही, तो क्या स्टेप्स में आपको क्या क्या करना चाहिए, बिना घबराए आपको किस तरीके से पेशेंट की जान बचानी चाहिए, ये बताया जा रहा है। नए डिपार्टमेंट खुले, यूरोलॉजी, पैलिएटिव केयर, जियाट्रिक मेडिसिन, ये सब बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी पैलिएटिव केयर में स्पेशली जब एंड ऑफ लाइफ हो जाती है, जब अपने पास कोई इलाज नहीं रहता, तब भी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं, वो बताया गया है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी में लोगों ने बहुत रुचि दिखाई है। इसके अलावा कैंसर स्क्रीनिंग की एक स्टॉल है जिसमें 27 और 28 में फ्री में कैंसर स्क्रीनिंग करी जाएगी। किसी के ब्रेस्ट कैंसर में कोई लीजन तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये क्वाइट डिजीज़ होती है, पता नहीं चलता। तो इस तरह की सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी। आपको साइकेट्री की भी स्टॉल मिलेगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा आपको कोई हिडन एंजाइटी या डिप्रेशन तो नहीं है। इसके अलावा आपको कम्युनिटी मेडिसिन का देखने को मिलेगा कि आप अपना TDS स्टेटमेंट भी, TDS ऑफ वाटर भी चेक कर सकते हैं। क्या क्या मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी योजना है, उसको भी उजागर किया गया है। ऑप्स गाइनी में भी लैक्टेशन से संबंधित, फीटस के डेवलपमेंट से संबंधित और जितनी भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री शहर की, उन सबको भी उजागर किया गया है। तो इस तरह से ये बहुत ही लाभदायक प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज भी हमारे यहाँ पे 7 स्कूल्स आए हैं, हर रोज स्कूल्स की बुकिंग है। आप देख रहे हैं व्यवस्था भी वाकिफ़ है, कोई शोरगुल नहीं है, सब आराम से अपना काम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से सब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इसका लाभ उठाएं और ये मैसेज फैलाएं कि ये प्रदर्शनी को देखने के लिए सबको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। चार्जेस बता दीजिए आप, मतलब यहाँ 20 रुपये आम जन के लिए है। स्टूडेंट अगर अपना आई कार्ड दिखाएंगे तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है स्प्रेडनेस, अवेयरनेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, जितना हम एक छत के नीचे बता सकते हैं हम अपनी पूरी क्षमता के साथ बता रहे हैं। तो हमारे प्रिंसिपल सर राजीव बगरटा सर, हमारे फाइनेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी SM शर्मा सर, अशोक गुप्ता जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारे दीपक माथुर सर, ये सब के प्रयासों से आज ये संभव हो पाया है। निरामा एक भारतीय कंपनी है जिसने एक ऐसा आविष्कार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, जो कि शरीर की गर्मी के एनालिसिस को, शरीर की ऊष्मा को एनालाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करता है। ये तकनीक थर्मोलिटिक्स तकनीक के नाम से जानी जाती है। और इस स्क्रीनिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक थर्मल सेंसर के द्वारा एक महिला की पूरी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए एक स्क्रीनिंग बूथ के अंदर उनकी ऊष्मा छवि, उनके स्तन के भाग की कैप्चर की जाती है। और एक महिला टेक्नीशियन जो इस पूरे बूथ के दूसरी तरफ बैठती हैं, वो केवल 2 मिनट के एक स्क्रीनिंग तकनीक के माध्यम से उनकी शरीर की गर्मी का चित्र लेती हैं। ये चित्र कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आप केवल शरीर की गर्मी का ही एक चित्र लेते हैं, और इसके आधार पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे एनालाइज करता है तो 127 पैरामीटर्स आपके तुरंत एनालाइज किए जाते हैं, जिसमें शरीर के अंदर होने वाली असामान्यता को पहचाना जाता है। और इसके बाद एक रिपोर्ट को तुरंत बना के एक डॉक्टर के साथ शेयर किया जाता है, जो रिपोर्ट को वेरीफाई करके मरीज़ को वापस हम उनके व्हाट्सएप पे या फिर उनके ईमेल पे शेयर कर सकते हैं।
सो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा भारत का नाम रोशन कर रही है, बिकॉज़ इसमें कोई मरीज़ को छूता नहीं है, कोई उनको देखता नहीं है स्क्रीनिंग के दरमियान। एंड सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये उन महिलाओं में जो 40 से नीचे हैं, जो यंग हैं, जिनमें ब्रेस्ट की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, उसमें ये ज़्यादा एक्यूरेट है हमारे एग्जिस्टिंग एक्सरे बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सो इसको निरामय के साथ के नाम के द्वारा आप गूगल कर सकते हैं। ये भारत में 30 से ज़्यादा शहरों में अभी अवेलेबल है। ये भारत में, केन्या में, यूएई में लॉन्च हो चुकी है कमर्शियली। आज हमने फिलीपींस में लॉन्च किया और ये यूरोप सी सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है। हमें अपने सॉल्यूशन के लिए एफडीए भी मिल चुका है प्रारंभिक तौर पे। तो ये प्राइवेट अस्पतालों में इसके द्वारा जो प्रारंभिक जो स्टेज होता है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, तो उससे हॉस्पिटल में इसको यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर? हाँ, इसको कई सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि रेडियोलॉजिस्ट इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एचसीजी हॉस्पिटल्स, आपके अपोलो क्लिनिक्स, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, एनसीआर रीजन में कई सारे डॉक्टर्स ने इसको यूज़ किया है। इसके अलावा आपके कई सारे रोटरीज, लायंस क्लब, उन्होंने अलग अलग जगह पे, क्योंकि ये 1 लीटर पानी की बोतल जितना एक बहुत ही लाइट है। पोर्टेबल सॉल्यूशन है, इसके लिए कोई आपका कंप्लायंस नहीं है और इस वजह से आप कहीं पे भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हमने अभी तक भारत में 90,000 से ज़्यादा महिलाओं की स्क्रीनिंग करी है और इसके आधार पे आप कहीं पे भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे किसी का घर हो। और इसी आधार पे है ना, आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि आप महिलाओं को बिना डर के एक ऐसा समाधान दे रहे हैं जिनसे उनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो सके। और स्तन कैंसर एक इकलौता कैंसर है जिसका अगर प्रारंभिक अवस्था में पहचान होती है तो उसका निदान संभव है। इलाज होना मुमकिन है। इलाज से ज़्यादा उसका निदान ही संभव है, क्योंकि आप उसको बीमारी को जड़ से खींच के निकाल सकते हैं। सो कम खर्चे में महिला की जान बचाई सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में आज की तारीख में हर महिला जिनको डिटेक्ट हो रहा है, उनमें से आधी महिलाएं एक्सपायर हो जाती हैं 5 साल में, और ये बहुत भयानक स्थिति में है। उसको बदलने के लिए हमें नए आविष्कार की ज़रूरत है और इसी को निरामय ने सपोर्ट किया है। भारत सरकार ने मेंशन किया था कि ये एक नया इनोवेशन है। ये एक भारतीय महिला द्वारा ही बनाया गया जब उन्होंने अपनी खुद की कज़िन को खोया ब्रेस्ट कैंसर के तौर पे। सो डॉक्टर गीता मंजुनाथ एआई में पीएचडी हैं और उन्होंने ही इस सॉफ्टवेयर का इजाद किया है। हाँ, मैं डॉक्टर राजेंद्र यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से लगा हुआ हूँ। बाकी यहाँ पे जो है एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है जो कि आम जन के हिसाब से, आम पब्लिक के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या है कि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स और जो फूड में उनमें जो कीटाणु, जो एम्ब्रियोनेटेड जो एग्स होते हैं, वो एग्स की वजह से जो बिना धोए और बिना जो साफ़ सफाई के और खा लेते हैं, उसकी वजह से इंटेस्टाइन में माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस तो ये कीड़े निकलते हैं। फिर उसके बाद में जो इंटेस्टाइन में कई तरह की जो बीमारियां हो जाती है। इस इवन जो पॉर्क जो आर्बोरियस लार्वा जो होते हैं उसके अंदर, मीट के अंदर जो है उसकी वजह से जो पिग एंड काऊ के अंदर जो इन्फेक्टेड जो मसल्स में जो लार्वेज होते हैं और उनको खा लेते हैं, तो उसके बाद में इस तरह का तो एग आता है। और ये एडल्ट जो ओरिजिनल जो वो है अपने टेप वार्म हो गया, इधर अपने एस्केरिस है। और के मांस और सुअर के मांस खाने से, हाँ हाँ, इनके खाने से जो इन्फेक्टेड है, जो सेलुलोसिस जो इनके मसल्स के अंदर जो लार्वीज होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से जो है टेप वर्म हो जाता है। तो टेप वर्म इसमें बेसिकली जो आपको इसमें वुमेन के जो ब्रेन है, ब्रेन में ये आप देखिए, ये जो लाइट जल रही है न्यूरोसेक्सुअल सर्कोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से एपिलेप्सी जो है मिर्गी आने का पूरा डर रहता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन हो जाता है और भी कई जो है ऑर्गन्स ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा जो बोन्स के अंदर, स्किन के अंदर और ऑक्यूलर मतलब आँख के अंदर भी जो है इसका घाव बन जाता है। इसके अलावा बिल्ली के खेलने से भी जो है रिकरेंट अबॉर्शन होने के, यूट्रस जो है, यूट्रस में भी इसका मतलब अपने फीटल जो है वो रिकरेंट अबॉर्शन होने का बार बार डर रहता है। तो जो टॉर्च जो टेस्ट कराते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडिस जो है उसका इन्फेक्शन होने का डर। एक चीज़ है जो डॉग्स के साथ में आजकल आम जन जो है डॉग्स के साथ में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। डॉग्स के साथ से होने वाली जो बीमारियां हैं, ये इकानिकोकोकस ग्रैनुलोसम, जो कि लीवर के अंदर जाके
और लीवर से इन्फेक्टेड होके ये जो है ओरिजिनल सिस्ट है, हाइडेटिस सिस्ट कहते हैं इसको, हाइडेटिस सिस्ट जो लीवर के अंदर जाके इन्फेक्ट, तो ये जो हाइडेटिस सिस्ट है, टेप वर्म है, ये अपने पॉर्क और पिग के जो नॉन वेज में जो इन्फेक्टेड जो सेलुलोसिस है उसकी वजह से ये इस तरह हो रही है। तो हमें ये सचेत होके साफ़ सुथरे जो है पानी पिएं, साफ़ सुथरे धो करके हाथ धो करके जो है इन्फेक्टेड अपने जो फूड कंटामिनेटेड जो है उनको साफ़ सुथरा करके खाएं, और जो पॉर्क और ये सेलुलोसिस के में भी अवेयरनेस रहे, क्योंकि जिसकी वजह से एपिलेसिस और न्यूरोसिस्टिक इस तरह की बीमारियां होती है, उसको थोड़ा सा अवेयरनेस होकर ध्यान रखें। ये हमारे माइक्रोविलेज की तरफ से है। और दूसरा जैसे जो पेट्स वाला बताया ना आपने, हाँ, तो इसको क्या पेट्स तो सभी रखते हैं, तो क्या इसमें प्रिवेंशन है कि इससे बचा जा सकता है? नहीं पैट्स वो बात सही है, जो इन्फेक्टेड जो डॉग्स है जिसमें इस तरह के इकानोकोलस के ग्रेनुलोजम के जो कीटाणु है उसकी वजह से जाके ये हाइडेटिस सिस्ट बनता है, तो उसके जो है इन्फेक्शन ना हो, वैक्सीनेशन पूरा रखे, साफ़ सुथरा रखे, डॉग को बिल्कुल जो है टाइम टू टाइम जो सेट्रीमाइड के इनके जो सौंप आते हैं, एंटीसेप्टिक वो आते हैं, वो साफ़ सुथरा जैसे ह्यूमन को रखा है वैसे इसको साफ़ सुथरा रखे और पूरा ध्यान रखे, एक लिमिटेशन दायरे में उसको रख करके रखे। ऐसा नहीं कि अपन खाने के उसमें भी लेके जा रहे हैं, बेस्तर जो बेड स्पेयर इन पे भी थोड़ा सा आमतौर पे देखा जाता है कि जब पेट्स घर में रहते हैं तो बिस्तर पे जहाँ अपन सोते हैं बेड पर आ जाते हैं, जब डाइनिंग एरिया है टीवी देख रहे हैं सोफे पे आराम से हमारे साथ खेलते हैं, रिमोट को मुंह में ले लेते हैं, तो उससे क्या ऐसा होना चांसेस है ऐसे होने के? हाँ, अगर आप पेट्स में, डॉग्स में, इनमें कैटल्स में अगर वैक्सीनेटेड नहीं है और उस वैक्सीनेटेड नहीं है, इसके अलावा वो इन्फेक्टेड इकानोकोलस का उसके जो कीटाणु है उसमें, तो वो बेसिक बिल्कुल जो है मूवमेंट में इन्फेक्टेड होने का पूरा पूरा चांस संभावना बनती है। तो इसलिए अपन को हर चीज़ में इसकी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत चलनी चाहिए, राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से रहे। और सबसे जो बड़ी बात मैंने आपको बताई, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स, और जो भी आप, क्योंकि आजकल जो खेत में खलियान में बिना धोए सब्जी खा लेते हैं, इसके अलावा सब्जी मंडी में गए बिना जो है उसको देखे अच्छी सुंदर लग रही है बिना धोए खा लिए, इसके अलावा नॉन वेज जो अनकुक्ड मीट है जो पका हुआ पूरा नहीं है उसमें मसल्स के अंदर जो सेलुलोसिस उसके की जो हर्बोरियस जो लार्वा होता है इसका, अपने टेप वर्म का जो लार्वा, उसको खा लिया तो उसके खाने के बाद में प्रॉब्लम। बेसिकली पुराना मांस या जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पुराना वाली बात नहीं है, जो पहले से इन्फेक्टेड है पिग में, काऊ में, और वो जो मसल्स उसके मसल्स नॉन वेज खाएंगे तो मांस में से तो खाते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर उसका ये प्रॉब्लम्स होने का पूरा डर रहता है। आमतौर पे पब्लिक को नहीं पता रहेगा कि इन्फेक्टेड मांस है या अच्छा मांस है, ताज़ा है, तो उनको कैसे भाप सकते हो? वो पब्लिक को तो नहीं पता रहेगा, बाकी ये है कि जो फ्रेश जो है वही लें, बाकी मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि पिग और जो ये खाया जाए। नॉन वेज? हाँ, नॉन वेज में आप खाओगे तो रिस्क तो रहता ही है। तो बेसिकली काफ़ी बार देखा जाता है कि वेज और नॉन वेज में जो अनबन हो जाती है, देखा जाता है कि नॉन वेज खाने के फ़ायदे गिनाते हैं लोग, उन वेज रहने के फ़ायदे गिनाते हैं, नुकसान गिनाते हैं। तो आप डॉक्टर हो, आपको क्या मानना है कि मांस है तो मांस खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है या प्रोटीन मिलता है, सबसे बड़ा कहा जाता है प्रोटीन रहता है, सोर्स है एक, तो क्या मानना है आपका? देखो, प्रोटीन तो मिलती है, वैसे तो इंटेस्टाइन तो अपने जो है बेसिकली अपने जो शाकाहारी भोजन जैसे जो बनी हुई है उसके लिए है ही अच्छी सी। बाकी नॉन वेज जो लेते हैं, जो जिसमें कोई कमी है प्रोटीन ये है, तो डॉक्टर्स लोग प्रोसाइब करते हैं और देना ही पड़ता है। और अब ये जो है इन्फेक्टेड जो है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। बाकी और भी कई बीमार, और अनकुकड है मेन बात है, अनकुकड पॉर्क मीट जो कच्चा मीट खाएंगे तो उससे इन्फेक्शन होने का, बाकी अच्छी तरह से पकाया हो तो उसमें तो इन्फेक्टेड वो जो लार्वा खत्म होने का पूरा चांस रहता ही है। तो उसको अच्छे से पका के खाए मांस को, तब वो उसमें जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उसमें। खत्म होने का पूरा चांस पूरा रहता ही है। इसके अलावा जो कैटल्स में डॉग्स के बाइट से रेबीज़ बीमारी का है, और भी कई इस तरह की जो वायरस उनको लार से, सलाइवा से जो उसकी बीमारी होती है। थैंक यू सर। दिस इज़ व्हाट इज़ RT-PCR टेस्टिंग। सो बेसिकली ये क्या होता है, आपको टेस्टिंग कैसे करनी होती है, स्टार्ट जहाँ से ही सैंपल आप लेते हैं वहीं से आपको पूरा PPE किट पहन के पूरा
तैयार होके, क्योंकि आपको पता नहीं पेशेंट कैसा है कैसा नहीं, कितना इन्फेक्टिव है, आपको खुद को भी सुरक्षित रखना होता है। सो हैव टू वेयर पीपीई किट, आपको सैंपल प्रॉपर वायल में वीटीएम होता है उसमें लेना होता है, एंड देन उसकी प्रोसेसिंग जो भी होगी आपको उसको कंटेनर में जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो कंटेन करके रखना होता है। फिर देन जैसे ही सैंपल आता है कॉलेज में जहाँ पे रिस्पेक्टिव लैब्स होती है, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग होती है, लाइसेंस होगा। ये सब आपका BSL 3 में होता है, जो प्रोटेक्टिव होती है, जो भी सर्टेन ऑर्गेनिज्म जितना ये इन्फेक्शियस है उसके हिसाब से लैब्स होती है BSL 1, 2, 3, तो दिस इज BSL 3 में होता है। ये एक्सट्रैक्शन पहले इसका लाइसेंस होगा, देन इट विल गो फॉर एक्सट्रैक्शन, जो भी आपका RNA होता है, जैसे बेसिकली कोरोना में क्या होता है, ये RNA स्ट्रेन वायरस होता है, तो इसमें लाइसेंस होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, देन आपका मास्टर मिक्स होगा, एंड देन उसके बाद ये आपकी जो PCR मशीन है उसमें जाता है ये। तो PCR मशीन में आपका मेनली 1.5 घंटे में रिजल्ट आता है, पर उससे पहले का जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी आपको मेनली 2-3 आवर्स मिनिमम लगते हैं। तो बेसिकली आपका सैंपल जब भी आता है, पेशेंट जब देता है और रिपोर्ट तक, तो 1 दिन मिनिमम लग ही जाता है, क्योंकि आपका सैंपल कहाँ से आ रहा है, जब आपका लैब में जा रहा है, क्योंकि बेसिकली सबको यही पता होता है कि सैंपल दे दिया हमने, अब हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। प्रोसीजर में आपके 5 to 6 आवर्स लगते हैं, बट उसके आगे पीछे जो होता है, सैंपल कब आता है आपके पास और कब जा रहा है, कब रिपोर्टिंग हो रही है, ये टाइम उसलिए उसका 1 दिन लगता है मैक्स।